चलिए हड्डियों की खामोशियों का शोर सुनाया जाए। आज जोड़ों के दर्द से जोड़ इसका तोड़ मनाया जाए। नमस्कार, विज्ञान टॉक के इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं राधा गुप्ता इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती की ओर से आप सभी दर्शकगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे शरीर का हर जोड़ हमें चलने, उठने और जीने की आज़ादी देता है, लेकिन जब वही जोड़ दर्द करने लगे तो जीवन की सरल चीज़ें भी एक चुनौती बन जाती है। आज जोड़ों का दर्द, घुटनों की समस्या और गठिया लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बढ़ती उम्र की निशानी है या फिर ये हमारे शरीर का कोई महत्वपूर्ण संकेत है? क्यों ये आजकल युवाओं में भी जोड़ों का दर्द बढ़ रहा है? और क्या गठिया सच में एक लाइलाज बीमारी है या आधुनिक चिकित्सा में इसका प्रभावी इलाज मौजूद है? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए आज विज्ञान टॉक के इस विशेष सत्र में हमारे साथ जुड़ रही हैं एम्स नई दिल्ली से प्रसिद्ध रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर उमा कुमार जी। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और विज्ञान टॉक के इस सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले हम दर्शकों को बताते हैं कि मैम 2012 से भारत में रूमेटोलॉजी डे केयर सेवा की शुरुआत की। 2015 में एम्स में स्वतंत्र रूमेटोलॉजी विभाग की स्थापना की और अब तक प्रतिवर्ष 40,000 मरीजों का उपचार कर रही हैं। तो अब हम देर ना करते हुए सीधे अपने प्रश्नों पर आते हैं और सबसे पहला सवाल मैम से पूछते हैं। जैसे कि मैम रूमेटोलॉजिस्ट हैं, तो मैम पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि रूमेटोलॉजी क्या है? ये रूमेटोलॉजी को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसको कंफ्यूज किसके साथ किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो जोड़ों की समस्याएं होती हैं तो लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाते हैं। तो कई बार इनफैक्ट बहुत फ्रीक्वेंटली रूमेटोलॉजिस्ट जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ कंफ्यूज किए जाते हैं। तो रूमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो मेडिसिन द्वारा मरीजों का इलाज करते हैं जिनको कि गठिया की बीमारी है और जिसकी वजह बहुत हो सकती हैं, चाहे वो ऑटो इम्यून हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे मैलिग्नेंसी की वजह से हो रही हो या उम्रदराज गठिया हो रहा हो। तो बेसिकली समझना ये है कि दवाओं द्वारा जोड़ों की समस्याओं का इलाज जो स्पेशलिस्ट करते हैं उन्हें रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मुझे लगता है अब दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि रूमेटोलॉजी क्या है। मेरा अगला प्रश्न मैम आपसे ये है कि बहुत से लोग ये जानते हैं कि सामान्य जोड़ों का दर्द, गठिया, क्या ये सब इनका इलाज संभव है? बिल्कुल, जोड़ों के दर्द का इलाज पूरी तरह संभव है और हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता, ये भी जानना ज़रूरी है। लेकिन गठिया की जो भी वजह है, जैसे कि बुखार एक लक्षण मात्र होता है बहुत सारी बीमारियों का, ऐसे ही गठिया एक लक्षण मात्र होता है बहुत सारी बीमारियों का। अगर मैं नाम लेना चाहूँ, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, या किसी को कैंसर की बीमारी है उसको गठिया हो सकता है, गाउटी आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, ऐसे ही बहुत प्रकार का गठिया होता है और जिस गठिया के प्रकार के अनुसार मरीज को दवाइयाँ दी जाती हैं और दवाइयों से मरीज पूरी तरह स्वस्थ रह सकता है। कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें दवाइयाँ काम नहीं करती या फिर उनको ट्रीट करने में थोड़ी मुश्किल आती है, बट वो बहुत छोटा फ्रैक्शन होता है। लेकिन मैम जैसे आजकल देखा गया है कि लोग दर्द सहते रहते हैं और इंटरनेट पर सर्च करके कुछ छोटे मोटे इलाज कर लेते हैं, तो क्या ये सही है? और ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं कि जिनको देखकर हमें तुरंत रूमेटोलॉजी को संपर्क करना चाहिए? देखिए, अगर किसी के जोड़ में एक दिन दर्द हो गया और पता है उसने उस दिन बहुत ज़्यादा काम कर लिया जो वो नहीं करता, या फिर चोट लग गई है, या फिर किसी मौसम बदलने की वजह से या जैसे भी उसके जोड़ों में तकलीफ़ हो गई और वो ठीक हो गई कुछ घंटों बाद, या फिर 2-3 दिन तक रही और वो ठीक हो गई, तो चिंता की बात नहीं है।
चिंता की बात तब बनती है जब किसी के जोड़ों में लगातार दर्द रह रहा है, जोड़ों में सूजन आ गई है, जोड़ के आसपास की जो त्वचा है वो लाल हो गई है। सुबह जब मरीज़ सो के उठता है तो उसके जोड़ों में जकड़न रहती है जो कि आधे घंटे से ज़्यादा रह सकती है। तो अगर किसी को ये लक्षण हो रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। दूसरा, इन जोड़ों के लक्षणों के अलावा अगर मरीज को जैसे बहुत लंबे समय तक बुखार आ रहा है, मुंह में छाले हो गए हैं, त्वचा पे चकत्ते आ गए हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं, आँखों का पानी बनना बंद हो गया है यानी ड्राइनेस ऑफ आईज हो गई है, मुंह में लार बननी बंद हो रही है, सर्दियों में जो उंगलियां हैं वो सफ़ेद लाल नीली जिन्हें हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना कह देते हैं, इस तरह की अगर परेशानी हो रही है तो बिना इंतज़ार किए तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि गठिया की बीमारी सिर्फ उम्र दराज लोगों को होती है, ये गलत है। पहले ये माना जाता था कि जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जोड़ों की समस्याएं भी बढ़ती हैं, लेकिन वो उम्र का जो गठिया होता है वो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होता है, जिसे हम कहते हैं जोड़ों में जो वेयर एंड टेयर होती है, घिसते हैं, उनका ग्रीस कम हो जाता है यानी सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है जॉइंट में, तो उसकी वजह से उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वो तो सबको होनी है, थोड़ी है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो दूसरे प्रकार के गठिया हैं वो किसी भी उम्र में हो सकते हैं, यानी कि कुछ हफ्ते का बच्चा हो, कुछ महीने का बच्चा हो, उससे लेकर एक 90-100 साल का बुजुर्ग। तो जो सीरियस प्रकार का गठिया है वो किसी भी उम्र में हो सकता है, ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि ये बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं, तो इनको इग्नोर कभी ना करें और ये मान के ना बैठें कि बीमारी सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी है, यंग लोगों में नहीं हो सकती। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर उम्र बढ़ रही है तो जोड़ों का दर्द होगा, बट ऐसा नहीं है। हमारी यंग एज में भी ये बीमारी हो सकती है। और एक चीज़ और है मैम कि लोग कहते हैं कि मौसम बदलने से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, इस पे कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सच है कि जब मौसम बदलता है तो जोड़ों में जकड़न, जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द अक्सर लोग महसूस करते हैं और हमने भी किया होगा कभी ना कभी। तो इसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, जैसे वातावरण में अगर ठंडक है और विंटर्स के दौरान जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है, तो जब प्रेशर कम होगा तो जो हमारे टिश्यूज़ हैं, बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, जैसे मैंने सिनोवियल फ्लूइड की बात करी, तो वो जो दबाव है बाहर का वो जोड़ों पे भी महसूस होता है। तो जब बाहर का प्रेशर कम है और अंदर वो प्रेशर जो मेंटेन किए हुए हैं वो है, तो हो सकता है जो जोड़ के आसपास की जो झिल्ली है और या और टिश्यूज़ हैं वो थोड़े एक्सपेंड करें, फैलें, तो उसकी वजह से वो दबाव महसूस हो सकता है जिसको वो जकड़न करके महसूस कर देते हैं, राइट। और देखा ये गया है कि पहले कहते थे लोग कि जोड़ों में दर्द हो रहा है तो आंधी आने वाली है या बारिश होने वाली है, तो शायद वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसी का अनुभव करके वो शायद वो बता पाते थे, लेकिन वो गठिया नहीं होता है, वो बहुत एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना हो सकता है। और जिनमें ये बीमारियां हैं गठिया की, उनमें थोड़ा ज़्यादा दर्द बढ़ सकता है उस दौरान में। जी। और जैसे हम कहते हैं कि जो जोड़ों का दर्द है या ये समस्या है महिलाओं में ज़्यादा होती है पुरुषों के बजाय, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस भी ये देखी गई है कि महिलाओं में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है, क्योंकि जो उनके कामकाज करने का तरीका है वो ऐसा है कि नीचे ज़मीन पे बैठ के वो झाड़ू लगाना, मॉपिंग करना, ज़मीन साफ़ करना और ये सब जो चीज़ें हैं, कहीं पे खाना भी नीचे बैठ के बनाते है ना, और इंडियन स्टाइल का टॉयलेट यूज़ करना, तो हमारे नीज़ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। पूजा करना, आलती पालती मार के बहुत घंटों बैठे रहना, तो जो उम्र दराज गठिया है उसका भी असर उनमें ज़्यादा होता है। और दूसरा जो और बीमारियां हैं जैसे ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है, रूमेटॉयड आर्थराइटिस है, उसमें महिलाओं में इसलिए कॉमन होती है कि जितने भी हमारे इम्यूनिटी के जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, राइट। एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में XX है क्रोमोसोम,
दूसरा एक चीज़ है कि जो उनके सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन फॉर एग्जांपल, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी को मेंटेन करने में। तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो फीमेल के हार्मोन्स और फीमेल्स का जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसकी वजह से जो ऑटो इम्यून इलनेसेस हैं वो महिलाओं में ज़्यादा होती हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, ये जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जिसमें आर्थराइटिस होती है, फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जी। जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे संकेत आते हैं तो हमें पता लगता है कि कुछ दिक्कत है, और जब हमें दिक्कत पता लगती है तो समाधान भी मिल जाता है। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि इनके क्या समाधान हो सकते हैं और हम किस तरह से जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं? देखिए, जोड़ों से दर्द से बचने के लिए तो उसकी शुरुआत बचपन से करनी पड़ेगी, क्योंकि जोड़ों में समस्याएं क्यों हो रही हैं इन जनरल हम अगर बात करें, जिसमें एज रिलेटेड गठिया भी है और जिसमें सीरियस प्रकार के ऑटो इम्यून आर्थराइटिस या इन्फेक्शन की वजह से आर्थराइटिस, जैसे आपने देखा होगा किसी को वायरल फीवर होता है तो भी जोड़ों में दर्द हो जाता है। चिकनगुनिया फीवर आपने देखा होगा, उसमें जोड़ में परेशानियां बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। कोविड में भी लोगों को जोड़ में परेशानियां हुई। तो सबसे पहले तो यह है कि अपने खान पान को बहुत संतुलित रखें, जिससे कि आपका वजन कंट्रोल में रहे। तो मोटापा अगर बढ़ता है तो उससे भी जोड़ों की समस्याएं बढ़ती हैं, दोनों प्रकार की, जिसमें जोड़ घिसते हैं वो भी, और जो हम ऑटो इम्यून डिजीज़ेस कह देते हैं वो भी, क्योंकि जो ओबेसिटी है वो एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट कॉज करती है बॉडी में, रिस्क फैक्टर है वो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ेस का। दूसरी चीज़ फिज़िकल एक्टिविटी, जो खेल कूद है चाहे किसी भी फॉर्म में हो वो ज़रूरी है आपकी इम्यून हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी। जैसे कि सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, फिज़िकल हेल्थ नहीं, इम्यून हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी फ़िज़िकल एक्टिविटी। कहते हैं 150 मिनट की फ़िज़िकल एक्टिविटी हफ्ते में करनी चाहिए, लाइक 5 डेज़ अ वीक, हाफ एन आवर का अगर कोई भी इंटेंस फिज़िकल एक्टिविटी, चाहे वो रनिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जो जिसको सूट करे वो करना चाहिए। तीसरी चीज़, जो धूम्रपान है या स्मोकिंग है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हैं, उनको होने का खतरा बढ़ता है, और उसके साथ साथ जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनका असर कम आता है उन मरीजों में। चौथी चीज़ कि जो मेंटल स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर है बहुत सारी बीमारियों को होने का, चाहे उसमें डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, ऐसे ही ऑटो इम्यून डिजीज़ का भी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 6 से 8 घंटे की नींद, साउंड स्लीप लें, और वो नींद के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस समय तक कर रहे हैं, आप किस समय खाना खा लेते हैं, आपके जो वर्किंग स्टाइल है वो कैसी है, तो नींद ज़रूरी है। फिर आता है कि जो बहुत से लोग पूछते हैं कि जिम जाना ज़रूरी है क्या, और ये तो वो फिज़िकल एक्टिविटी में आ जाता है, और सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है अगर आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं तो। और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, और अपनी जो जंक फूड है, यानी कि जो तला भुना बाहर की जो चीज़ें हैं, सॉल्ट जिसमें ज़्यादा है, उसको अवॉइड करें जहाँ तक हो सकता है, और अपने डाइट में मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब इंक्लूड करें जी। और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही पोस्चर में करें, चाहे वो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि जो आपके जॉइंट हैं उनको आप यूज़ करें, अब्यूज़ ना करें। तो कुछ ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे अगर ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक हम अपने जोड़ों की सेहत को मेंटेन करके रह सकते हैं। बहुत सही कहा मैम आपने कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करें, अब्यूज़ ना करें, क्योंकि आजकल वही हो रहा है। एक प्रश्न और मैम, जैसे कि आपने कहा कि हमें व्यायाम करना चाहिए, तो ऐसे भी कुछ व्यायाम है जो हमें नहीं करने चाहिए? क्योंकि जैसे आपने बताया कि लोग जिम के लिए बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं कि जिम में जाके हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन कई बार हम कुछ गलत एक्सरसाइज कर जाते हैं और ये लाइफ टाइम के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो उसके लिए ये तो नहीं कह सकते कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि अपने जॉइंट को यूज़ करें, जो आपका ट्रेनर हो उसको पता हो कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ओवर स्ट्रेच ना करें अपने आप को। तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि लिगामेंटल टियर हो रहे हैं, जॉइंट पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है, तो फ़ायदा होने की बजाय और नुकसान हो रहा है। तो कुछ उन सब बातों का ध्यान रखें, चाहे जिम जाएं, चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें, चाहे आप घर पे कुछ एक्सरसाइज करें, बट करें,
करें। हाँ, और लोग यूजुअली फीमेल कह देती हैं कि हम तो घर में सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं तो एक्सरसाइज ही होती है वो तो, जो कि सही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई रोटी भी बना रहा है तो बेल रहा है तो उसके हाथ ही तो चल रहे हैं ना, कलाइयों पे मूवमेंट हो रही है और तो जी, कहीं नहीं हो रही। बिल्कुल। एक्टिविटी का मतलब है कि आपकी हार्ट बीट बढ़नी चाहिए, आपके बेसल हार्ट रेट से ज़्यादा होनी चाहिए, और जिससे और कहते हैं धड़कन बढ़नी चाहिए, और तभी आपकी सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी टिश्यूज़ में, दूर दूर तक आपका ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगा, तो वो ज़रूरी है। वो और इसके ज़रूरी साथ साथ योग करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, जो पोस्चर्स या प्राणायाम या जो भी मेडिटेशन करते हैं तो दैट ऑल्सो तो इज़ वो बहुत इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी, बहुत सही जानकारी हमें मिल रही है और मुझे लगता है दर्शक भी इससे ज़रूर प्रभावित हो रहे होंगे। मेरा अंतिम प्रश्न ये रहेगा मैम कि अगर चिकित्सा विज्ञान में बहुत तेज़ी से हम आगे तो बढ़ रहे हैं, अगर जोड़ों के दर्द की समस्या हो ही गई है तो उसका इलाज क्या है? और क्या गठिया और जोड़ों के दर्द का, अर्थराइटिस का इलाज पूरी तरह से संभव है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो जोड़ों की समस्याएं हैं उसकी बहुत सारी वजह होती हैं। हो सकता है जोड़ में दर्द किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकता है उसको जोड़ों में दर्द थायराइड की वजह से हो रहा हो, हाइपोथायरॉयडिज्म में हो जाता है, या फिर कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा हो। तो जहाँ डेफिशिएंसीज हैं वहाँ पर तो अगर वो उसको हम पूरा कर देते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। या फिर किसी को इन्फेक्शन की वजह से हुआ, चिकनगुनिया हुआ और वो ठीक हो गया, तो यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही अगर जोड़ों की दर्द की समस्या टीबी की वजह से हुई है तो टीबी का इलाज होता है तो वो ठीक हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, उनमें बहुत स्पेशलाइज्ड मेडिसिन्स यूज़ करते हैं जिसको हम कह देते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, स्टीरॉयड्स का भी इस्तेमाल होता है जहाँ ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ होते हैं जैसे रूमेटॉयड आर्थराइटिस, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, ये सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहते, इनका असर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे भी पड़ता है, चाहे वो लंग्स हों, किडनीज़ हों, ब्रेन हो, उन सब पे पड़ सकता है। तो लोगों में एक ये भ्रम भी होता है कि सिर्फ जोड़ों की समस्या है तो उसमें क्यों परेशानी होगी। जी। तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसको सही डायग्नोसिस हो और उसका सही इलाज हो सके। और आज के टाइम में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ, दवाएं कुछ महंगी होती हैं जो सब अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मुश्किल आती है, लेकिन दवाओं से 95% से ज़्यादा लोग ठीक हो सकते हैं पूरी तरह, लेकिन दवा लेनी पड़ती है। जैसे थायराइड हो गया, किसी को हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, तो दवा खानी पड़ती है, परहेज करना पड़ता है ज़िंदगी भर। तो यहाँ भी दवाएं ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं अगर उनको कोई ऑटो इम्यून आर्थराइटिस या ऐसी बीमारी अगर हो गई है तो। बाकी अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस है जो उम्र की वजह से हो रही है तो लाइफस्टाइल चेंजेस से ही उनको काफ़ी आराम मिलता है, और एडवांस स्टेजेस जब हो जाती हैं तो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई। तो अब चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो मैम, आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको उनको एक शब्द में जवाब देना है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि स्वस्थ जोड़ों के लिए सबसे ज़रूरी आदत क्या है? अपने जोड़ों का इस्तेमाल करें, उनको अब्यूज़ ना करें। जी, बहुत सही। जोड़ों का इस्तेमाल करें और उनको अब्यूज़ ना करें। अगला सवाल कि जोड़ों के दर्द के लिए बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? कि हर जोड़ का दर्द गठिया होता है और जोड़ों का दर्द हेरिडिटरी होता है। ये दोनों बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं। जी। रोज़ाना कितना समय हमें चलना चाहिए या कितना व्यायाम ज़रूरी है? जितना आप कर सकते हैं उतना तो ज़रूर करें, लेकिन कहा यह जाता है कि 10,000 स्टेप्स रोज़ चलने चाहिए, लेकिन ये बदलते रहते हैं। अभी स्टडी आई, उसने कहा 2,000 स्टेप्स रोज़ चलना भी काफ़ी होता है। कहने का मतलब यह है कि फिज़िकली एक्टिव रखें, अपने सारे जोड़ों को मूव करते रहें। और मुझे लगता है टारगेट छोटा रखेंगे तो जल्दी अचीव होगा, तो टारगेट छोटा रखें पर उसे ज़रूर अप्लाई करें। अंतिम सवाल कि एक खाद्य पदार्थ बताइए जो कि जोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे शरीर की तरह जोड़ों को भी सारे खाद्य पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। जी, थैंक यू सो मच मैम। और अब जाते जाते आपसे हम एक संदेश की उम्मीद करेंगे कि आप अपने हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहूँगी कि अपने जोड़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करें,
और हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी को गठिया जैसी परेशानी है तो रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिजिशियन को कंसल्ट करें। और कभी अपनी बीमारी को इग्नोर ना करें, क्योंकि इसका इलाज पूरी तरह संभव है। और अपने जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए अपने खान पान का ध्यान रखें, फिज़िकल एक्टिविटी करें, एडिक्वेट स्लीप लें और पॉजिटिव रहें, धूम्रपान ना करें। तो डॉक्टर उमा कुमार जी, आपने बहुत ही सरल और रोचक तरीके से हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों की जागरूकता के लिए काम किया। बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू। हमने जाना कि स्वास्थ्य संयोग से नहीं मिलता, ये जागरूकता और सही ज्ञान का परिणाम होता है। हमें विश्वास है कि ये संवाद लोगों को जागरूक भी करेगा और सही समय पर इलाज लेने के लिए प्रेरित भी करेगा। विज्ञान टॉक के इस विशेष सत्र में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और विज्ञान से जुड़े रहें और विज्ञान टॉक से भी जुड़े रहें। अगर आपको हमारी ये बातचीत उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।